नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी औज़ाल की पड़ताल कर रहे हैं जो सिर्फ वकीलों या जजों तक ही सीमित नहीं है। ये आम नागरिकों को भी ताकत देता है। मतलब व्यवस्था से सीधे सवाल पूछने की और कभी-कभी तो बड़े बदलाव लाने की भी। बिल्कुल। एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है ये जिसने भारत में आप देखें तो सामाजिक न्याय और जवाबदेही की परिभाषा को ही काफ़ी हद तक बदल दिया है। ये सिर्फ कोई कानून की किताब में लिखा हुआ प्रावधान नहीं है, बल्कि ज़मीनी हकीकत पर असर डालने वाला, एक तरह से कहें तो एक जीवंत माध्यम बन गया है। हम बात कर रहे हैं जनहित याचिका की, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या जिसे हम सब पीआईएल कहते हैं। हमारे पास इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण लेख हैं, कुछ अदालती फैसलों के विश्लेषण भी हैं और हाँ, कुछ नोट्स भी हैं जो इसकी अलग-अलग परतें और बारीकियां समझाते हैं। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों की मदद से हम गहराई से समझें कि ये पीआईएल आखिर है क्या चीज़, इसका असली उद्देश्य क्या है, इसकी क्षमता क्या है, कौन और कैसे इसे इस्तेमाल कर सकता है और समाज पर इसका असल में क्या असर पड़ा है, अच्छा भी और हाँ, कुछ हद तक बुरा भी। और आगे के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं या क्या चुनौतियां हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात पर आते हैं, ये जनहित याचिका ये आखिर है क्या? हमारे स्रोतों में इसे पारंपरिक मुकदमों से, मतलब जो नॉर्मल केस होते हैं, उनसे अलग बताया गया है। कैसे? हाँ, ये जो पारंपरिक मुकदमे होते हैं ना, उनसे तो बिल्कुल अलग है ये। देखिए, आम तौर पर क्या होता है कि एक सिद्धांत चलता है, लोकस स्टैंडी कहते हैं उसे, जी। जिसका मतलब है कि केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता है जिसके क्या कहते हैं अपने कानूनी अधिकार का हनन हुआ हो। जैसे अगर आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो आप केस करेंगे, आपका पड़ोसी नहीं कर सकता। लेकिन जनहित याचिका इस नियम को तोड़ती है, मतलब ये छूट देती है। हाँ, काफी हद तक हाँ। जनहित याचिका, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जनहित यानी कि व्यापक सार्वजनिक हित के लिए होती है। ये एक ऐसी याचिका है जो कोई भी व्यक्ति या संगठन समाज के किसी बड़े वर्ग के हित में दायर कर सकता है, या फिर किसी ऐसे मुद्दे पर जिसका सार्वजनिक महत्व हो। इसमें ये जरूरी नहीं कि याचिकाकर्ता खुद उससे सीधे तौर पर प्रभावित हो। अच्छा। वो किसी ऐसे समूह की तरफ से भी आवाज उठा सकता है जो शायद खुद अदालत तक पहुंचने में सक्षम ना हो। हमारे नोट्स में एक ये बात भी है कि कैसे इसने न्याय तक पहुंच को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया। मतलब पहले जहां अदालती प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल और महंगी लगती थी, पीआईएल ने एक दूसरा रास्ता खोल लिया। बिल्कुल सही कहा आपने। पीआईएल का एक मुख्य उद्देश्य असल में यही था, न्याय को उन लोगों तक पहुंचाना जो सामाजिक, आर्थिक या दूसरी वजहों से न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने में हिचकिचाते थे या पहुंच ही नहीं पाते थे। जैसे बंधुआ मजदूर हो गए या विचाराधीन कैदी जिनकी सुनवाई नहीं हो रही, पर्यावरण प्रदूषण से परेशान कोई समुदाय या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग। ऐसे कई समूह हैं जिनके अधिकारों की रक्षा पीआईएल के जरिए हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उद्देश्य से वंचितों की मदद करना भर नहीं है, बल्कि और भी मतलब बड़ा है इसका दायरा। निश्चित रूप से इसका दायरा बहुत फैला हुआ है। पहला मकसद तो आपने बताया, समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के मौलिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना। दूसरा, जैसा हमारे स्रोतों में बार बार जिक्र आता है, वो है सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर ध्यान खींचना। इसमें पर्यावरण संरक्षण एक बहुत बड़ा एरिया है, जैसे नदियों का प्रदूषण रोकना हुआ, जंगलों को बचाना, हवा की क्वालिटी सुधारना। हाँ, वो एमसी मेहता वाले मामलों का जिक्र है यहाँ पर। उन्होंने तो कई पर्यावरण वाली पीआईएस डाली थी। हाँ हाँ, उन पे हम अभी बात करेंगे विस्तार से। इसके अलावा आप देखें तो उपभोक्ता अधिकार, मानवाधिकारों का हनन, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सरकारी योजनाओं का ठीक से लागू न होना और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी पीआईएल के दायरे में आ जाते हैं। ये वो मामले हैं जिनका असर किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे समाज या उसके एक बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है। और तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य जो हमारे एक लेख में खास तौर पर हाईलाइट किया गया है, वो है शासन और प्रशासन की जवाबदेही तय करना। हाँ, ये बहुत अहम है। पीआईएल जो है वो सरकार और सरकारी अधिकारियों को उनकी संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह बनाने का एक काफी शक्तिशाली, एक पावरफुल टूल साबित हुआ है। अगर मान लीजिए कोई सरकारी विभाग अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा या कोई पॉलिसी सही ढंग से लागू नहीं हो रही या कहीं पर क्षमता का दुरुपयोग हो रहा है, तो नागरिक पीआईएल के जरिए सीधे अदालत से दखल की मांग कर सकते हैं। ये कार्यपालिका पर एक तरह से जुडिशियरी का कंट्रोल स्थापित करता है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है
तो इसे कौन दाखिल कर सकता है? क्या इसके लिए कोई खास कानूनी समझ या बैकग्राउंड होना जरूरी है? स्रोतों में इस पर काफी क्लियर बताया गया है। यही तो पीआईएल की सबसे क्रांतिकारी बात है शायद। कोई भी भारतीय नागरिक जिसे लगता है कि कहीं जनहित का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट का उल्लंघन हो रहा है, वो पीआईएल दाखिल कर सकता है। इसके लिए उसे वकील होने या कानून का एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक जागरूक नागरिक होना ही काफी है। यहाँ तक कि एक पोस्ट कार्ड या चिट्ठी को भी याचिका मान लिया जाता था। मैंने नोट्स में ऐसा कुछ पढ़ा था। हाँ, शुरुआती दौर में तो ऐसा कई बार हुआ और आज भी ये मुमकिन है। न्यायपालिका ने जो प्रोसीजरल रुकावटें थीं, उनको काफी हद तक ढीला किया है ताकि तकनीकी वजहों से न्याय मिलने में देर ना हो या रुकावट ना आए। कोई भी नागरिक, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो, अदालत को सिर्फ एक पत्र लिखकर भी किसी गंभीर सार्वजनिक मुद्दे की तरफ ध्यान खींच सकता है और कई बार अदालत उस पत्र को ही पीआईएल मानकर कार्रवाई शुरू कर सकती है। अच्छा, नागरिकों के अलावा और कौन? एनजीओस का भी जिक्र है इसमें। बिल्कुल, गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओस और दूसरी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो पीआईएल दायर करने में बहुत एक्टिव रही हैं। उनके पास अक्सर किसी खास मुद्दे पर रिसर्च होती है, संसाधन होते हैं, विशेषज्ञता होती है, जिससे वो ज्यादा असरदार तरीके से अपनी बात रख पाते हैं। वो अक्सर उन समुदायों की आवाज बनते हैं जिनकी सीधी पहुंच शायद सत्ता या न्यायपालिका तक नहीं होती। और सबसे अनोखी बात, जिसका जिक्र आपने शुरू में भी किया था, कि अदालतें खुद भी पहल कर सकती हैं। इसे स्वतः संज्ञान या सुओ मोटो कहते हैं, है ना? हाँ, सुओ मोटो कॉग्निजेंस, ये पीआईएल का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अगर कोई गंभीर मामला, मान लीजिए मानवाधिकारों का कोई बड़ा उल्लंघन या कोई बड़ी पर्यावरणीय आपदा, मीडिया रिपोर्टों से या किसी आयोग की रिपोर्ट से या किसी और भरोसेमंद सोर्स से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के नोटिस में आता है, तो अदालत किसी याचिकाकर्ता का इंतजार किए बिना खुद ही उस मामले को पीआईएल के तौर पर रजिस्टर करके सुनवाई शुरू कर सकती है। ये दिखाता है कि न्याय पक्का करने के लिए न्यायपालिका कितनी सक्रिय भूमिका निभा सकती है। ठीक है, तो कोई नागरिक, एनजीओ या खुद अदालत पहल कर सकती है, लेकिन ये याचिकाएं दायर कहाँ होती हैं? क्या किसी भी लोकल कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं, पीआईएल मुख्य रूप से 2 ऊपरी अदालतों में दायर की जा सकती है। पहला है जिस राज्य का मामला है वहां का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, जहां संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर होती है। अनुच्छेद 226 हमारे स्रोतों में बताया गया है कि ये आर्टिकल हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों के साथ साथ दूसरे कानूनी अधिकारों को लागू करवाने के लिए भी रिट जारी करने की काफी व्यापक शक्ति देता है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल माना जाता है या समानता का अधिकार वगैरह वगैरह। इसलिए अनुच्छेद 226 एक बहुत स्वाभाविक प्लेटफॉर्म देता है इसके लिए। और दूसरा विकल्प है सीधे देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जाना। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत। ये अनुच्छेद तो अपने आप में ही एक मौलिक अधिकार है जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। क्योंकि पीआईएल अक्सर मौलिक अधिकारों से गहरे तौर पर जुड़े होते हैं, इसलिए उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी लाया जा सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर तभी सीधे पीआईएल लेता है जब मामला राष्ट्रीय महत्व का हो या उसमें कई राज्यों से जुड़े कुछ पेचीदा कानूनी सवाल शामिल हों। यहाँ ये वाकई में दिलचस्प हो जाता है। चलिए अब इसके असर पर, इसके प्रभाव पर बात करते हैं। आपने कहा कि इसने सामाजिक न्याय और जवाबदेही को बढ़ाया है, लेकिन क्या वाकई जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव आए हैं इससे? हमारे स्रोतों में कुछ बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण दिए गए हैं। निश्चित रूप से पीआईएल का प्रभाव बहुत गहरा रहा है और कई डायमेंशंस में रहा है। सबसे पहला और सीधा असर तो यही है कि इसने न्याय को आम लोगों के लिए आसान बनाया है, सुलभ बनाया है। उन लोगों के लिए भी दरवाजे खुले जो पहले शायद अदालती कार्यवाही के खर्च और उसकी जटिलताओं के कारण न्याय की उम्मीद ही छोड़ देते थे। और ये जो सरकारी जवाबदेही वाली बात है, क्या पीआईएल के डर से कुछ फर्क पड़ा है वाकई? हाँ, फर्क तो पड़ा है, काफी पड़ा है। हालांकि ये कहना शायद मुश्किल है कि सिर्फ पीआईएल के डर से ही सब कुछ सुधर गया है, लेकिन इसने निश्चित रूप से सरकारी मशीनरी पर एक दबाव तो बनाया ही है। अधिकारियों को अब ये एहसास रहता है कि उनकी निष्क्रियता या उनके गलत कामों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है और उन्हें वहां जवाब देना पड़ सकता है। इसने शासन में कुछ हद तक पारदर्शिता और जिम्मेदारी लाने में मदद की है।
कई मामलों में तो अदालतों ने बाकायदा निर्देश दिए हैं कि सरकारी नीतियां कैसे लागू होनी चाहिए, जिससे मनमानी पर कुछ रोक लगी। अब उन उदाहरणों पर आते हैं। MC मेहता के मामले, स्रोतों में उन्हें वन मैन एनवायरनमेंट प्रोटेक्टर जैसा कुछ कहा गया है। ये क्या था? हाँ, MC मेहता बनाम भारत सरकार और दूसरे कई मामले जो हैं वो भारतीय पर्यावरण कानून के विकास में मील का पत्थर माने जाते हैं। ये कोई एक केस नहीं था, बल्कि दशकों तक चली एक पूरी सीरीज है मुकदमों की। जैसे गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर और दूसरे शहरों में कई चमड़ा फैक्ट्रियों को या तो बंद करने या फिर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के आदेश दिए। अच्छा। इसी तरह दिल्ली में वायु प्रदूषण पर उनकी PIL के कारण ही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे CNG पर स्विच करने जैसे बड़े कदम उठाए गए। ताजमहल के आसपास के इलाके में जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग थे उन्हें हटाने या दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश भी उनकी ही याचिका का नतीजा था। इन मामलों ने न सिर्फ फौरी राहत दी बल्कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल जैसे महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत भी स्थापित किए भारत में। ये तो पर्यावरण के क्षेत्र में जबरदस्त उदाहरण है। मानव अधिकारों के क्षेत्र में वो विशाखा मामले का भी जिक्र है। हमारे नोट्स बताते हैं कि ये वर्कप्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अहम था। बिल्कुल। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का मामला ऐतिहासिक है। उस समय कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कोई साफ कानून नहीं था। भंवरी देवी, जो राजस्थान सरकार की एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं, उनके साथ हुए सामूहिक बलात्कार के बाद कुछ NGOs ने ये PIL दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए माना कि वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के समानता, गरिमा और जीवन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और क्योंकि कोई कानून नहीं था तो अदालत ने खुद डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस कहा गया। इसमें यौन उत्पीड़न की परिभाषा दी गई, एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारियां हैं वो बताया गया और शिकायत समितियों के गठन का प्रावधान किया गया। जब तक संसद ने 2013 में इस पर बाकायदा कानून नहीं बनाया, तब तक यही गाइडलाइंस पूरे देश में लागू रहीं। इसने लाखों कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा और न्याय का एक आधार दिया। और वो केशवानंद भारती केस का जिक्र क्यों है? स्रोत कह रहे हैं कि ये तकनीकी रूप से PIL नहीं था, फिर भी महत्वपूर्ण है। हाँ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला सीधे तौर पर उस फॉर्म में PIL नहीं था जैसा हम आज समझते हैं, लेकिन इसने भारतीय संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को स्थापित किया। ये सिद्धांत कहता है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान की जो बुनियादी विशेषताएं हैं जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा वगैरह, इनको नष्ट या बदल नहीं सकती। अच्छा, मतलब एक लिमिट लगा दी। बिल्कुल। और ये सिद्धांत बाद में कई PIL मामलों में आधार बना, जब सरकार के किसी कानून या काम को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। इसने, आप कह सकते हैं, नागरिक अधिकारों और संवैधानिक सर्वोच्चता की रक्षा के लिए एक बहुत मजबूत कवच दिया, जिसका अप्रत्यक्ष असर PIL के विकास और उसकी शक्ति पर भी पड़ा। ये उदाहरण तो वाकई दिखाते हैं कि PIL कितना शक्तिशाली टूल हो सकता है। ऐसा लगता है कि ये तो हर सार्वजनिक समस्या का हल है। यहीं पर हमें थोड़ा रुककर तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना होगा। जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, हर शक्तिशाली चीज की तरह PIL का भी दुरुपयोग मुमकिन है और हुआ भी है। ये सवाल बहुत जरूरी है कि क्या इसकी कोई सीमाएं हैं या कोई नेगेटिव साइड भी है। दुरुपयोग मतलब लोग इसे गलत इरादों से इस्तेमाल करते हैं। नोट्स में फ्रिवलस PILs का जिक्र है, ये क्या है? हाँ, फ्रिवलस लिटिगेशन यानी कि तुच्छ या ओछी मुकदमेबाजी। कई बार ऐसा देखा गया है और अदालतें भी इस बात को मानती हैं कि लोग निजी स्वार्थ साधने के लिए या किसी दुश्मन से बदला लेने के लिए या बिजनेस कंपटीशन में किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या कभी-कभी तो सिर्फ मीडिया में पब्लिसिटी पाने के लिए बिना किसी ठोस सार्वजनिक हित के PIL दायर कर देते हैं। कभी-कभी याचिकाएं इतनी सतही होती हैं कि उनमें पर्याप्त रिसर्च या होमवर्क का अभाव होता है। इसका नतीजा क्या होता है फिर? जाहिर है अदालतों का वक्त तो बर्बाद होता ही होगा। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। भारतीय अदालतें पहले से ही मुकदमों के इतने भारी बोझ तले दबी हुई हैं।
अब जब ऐसी गैर जरूरी या गलत नियत से डाली गई PILs आती हैं तो वो न सिर्फ अदालत का कीमती समय और उसके सीमित संसाधन बर्बाद करती हैं, बल्कि जो असली और गंभीर जनहित के मामले हैं उनकी सुनवाई में भी देरी का कारण बन जाती हैं। इससे पूरी PIL व्यवस्था की जो विश्वसनीयता है उस पर भी सवाल उठने लगते हैं। एक स्रोत में न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म और न्यायिक अतिक्रमण यानी जुडिशियल ओवररीच के बीच की बहस का भी जिक्र है। क्या PIL इसमें कोई भूमिका निभाती है? हाँ, ये एक बहुत ही पेचीदा बहस है। देखिए, न्यायिक सक्रियता जहां न्यायपालिका सामाजिक न्याय पक्का करने के लिए आगे बढ़कर भूमिका निभाती है, जैसा PIL में अक्सर होता है, उसको ज्यादातर लोग सकारात्मक मानते हैं। लेकिन जब अदालतें ऐसे फैसले देने लगती हैं जो पूरी तरह से पॉलिसी बनाने या प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं और जिनके लिए शायद उनके पास न तो विशेषज्ञता है और न ही संसाधन, तो आलोचक इसे न्यायिक अतिक्रमण कहते हैं, यानी न्यायपालिका का विधायिका या कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल देना। कुछ PILs के फैसलों पर ऐसी आलोचना हुई भी है। ये जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसके लिहाज से ये एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। तो अदालतें इस दुरुपयोग और अतिक्रमण वाली चिंताओं से निपटने के लिए क्या कर रही हैं? क्या उन्होंने PIL दाखिल करने के नियम सख्त कर दिए? अदालतें इस प्रॉब्लम से अच्छी तरह वाकिफ हैं और उन्होंने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। अब वो PIL स्वीकार करने से पहले याचिकाकर्ता की साख, मतलब उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, और याचिका की गंभीरता, उसकी सीरियसनेस क्या है, इसकी ज्यादा बारीकी से जांच करती हैं। अगर अदालत को लगता है कि याचिका फिजूल की है या निजी हित से प्रेरित है या सिर्फ प्रचार के लिए है, तो वो न केवल याचिका खारिज कर सकती है बल्कि याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना भी लगा सकती है, ताकि आगे लोग ऐसा करने से हिचकिचाएं। अच्छा, फाइन भी लगा सकती हैं? हाँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर गाइडलाइंस भी जारी की हैं कि किस तरह की याचिकाओं को PIL माना जाना चाहिए और किन्हें नहीं। कोशिश यही है कि दरवाजे जरूरतमंदों के लिए तो खुले रहें, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल ना हो। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें मुख्य बातें समझनी हो तो क्या कहेंगे? संक्षेप में कहें तो जनहित याचिका भारतीय कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था में एक बहुत ही अनूठा और बेहद महत्वपूर्ण इनोवेशन है। इसने न्याय तक पहुंच का विस्तार किया है, खासकर उन लोगों के लिए जो पारंपरिक व्यवस्था में कहीं पीछे छूट जाते थे। इसने पर्यावरण संरक्षण से लेकर मानवाधिकारों तक कई क्षेत्रों में पॉजिटिव बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई है और सरकारी तंत्र को ज्यादा जवाबदेह भी बनाया है। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसका दुरुपयोग भी एक असली समस्या है। बिल्कुल। इसकी प्रभावशीलता और इसकी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पक्का करना होगा कि PIL वाकई में जनहित के लिए हो, न कि निजी हित या प्रचार हित के लिए। इसमें अदालतों की सतर्कता तो है ही, वकीलों की नैतिकता और हम नागरिकों की जागरूकता, सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हमने विस्तार से समझा कि जनहित याचिका क्या है, कैसे ये हाशिए पर मौजूद लोगों समेत सबके अधिकारों की रक्षा करने और सार्वजनिक मुद्दों पर न्याय दिलाने का एक शक्तिशाली जरिया बनी है। हमने ये भी जाना कि कोई भी नागरिक, NGO या स्वयं अदालतें, जिसे सुओ मोटो कहते हैं, इसे शुरू कर सकती हैं और ये याचिकाएं हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत या फिर सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत दायर की जाती हैं। MC मेहता, विशाखा और केशवानंद भारती जैसे मामलों के संदर्भ में हमने इसके जबरदस्त पॉजिटिव असर देखे, लेकिन साथ ही जैसा हमारे स्रोतों ने भी बताया, हमने इसके दुरुपयोग की संभावना, अदालतों पर बढ़ते बोझ और न्यायिक अतिक्रमण जैसी चिंताओं पर भी बात की। ये वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसकी धार जो है वो दोधारी है, जिसका इस्तेमाल बड़ी समझदारी और सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि ये अपने मूल उद्देश्य से भटक ना जाए। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे जो हमारे श्रोतों से ही निकला है। ये सोचने वाली बात है कि हम सब नागरिक के तौर पर, सामाजिक संगठन के रूप में, मीडिया और कानूनी पेशे से जुड़े लोग कैसे ये पक्का करने में मदद कर सकते हैं कि जनहित याचिकाओं का इस्तेमाल केवल असली सार्वजनिक हित के लिए ही हो। कैसे इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक उपकरण को मजबूत किया जाए और साथ ही साथ हमारी जो न्यायिक प्रणाली है उसे अनावश्यक बोझ और दुरुपयोग से बचाया जाए। इस पर जरूर सोचिएगा।